हर दिन किसी न किसी मरीज की मौत हार्ट अटैक से होती देखी या सुनी होगी। कोई डांस करते-करते मर जाता है, किसी को साइलेंट अटैक आता है, कोई सोते-सोते सोते ही रह जाता है। ऐसी बहुत सारी हार्ट अटैक से मौत हो रही है और लोगों को पता नहीं चलता। सीने में जलन, कभी धड़कनें तेज़ होना, इन चीज़ों को लोग नज़रअंदाज तो कर देते हैं, लेकिन जब तक इन चीज़ों की गंभीरता को समझते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर सुशील सिंघल साहब हैं, जो एसएनएमसी में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं। तो हम उनसे सवाल इन्हीं बातों को लेकर करेंगे। तो मैं हूँ फ़हीम खान और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट हाफ वॉल। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि दिल है क्या और दिल करता क्या है? देखिए, मैं आपको आम भाषा में समझाऊँ तो दिल जो होता है वो शरीर के सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही शरीर के सभी हिस्से को चलाने के लिए खून चाहिए। और वो ब्लड जो होता है वो दिल देता है, प्रेशर से देता है। तो दिल है जो दिमाग को ब्लड, किडनी को ब्लड, लीवर को ब्लड, आंतों को ब्लड, मतलब पूरे ऑर्गन्स शरीर के जितने भी होते हैं सबको कंट्रोल करने वाला दिल होता है। तो किसको कितना ब्लड चाहिए वो सारा हार्ट को करना होता है। वो सब हार्ट को करना होता है। तो हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं इसको? क्या कैसे महसूस करें कि ये अब अटैक की श्रेणी में है? अगर किसी को भी छाती में भारीपन महसूस होता है या छाती का जो दर्द है वो उल्टे वाले हाथ में जाता है या गर्दन में जाता है या जबड़े में जाता हो, अच्छा, पसीना आता हो। जबड़े से भी इसका रिलेटेड है? हाँ हाँ बिल्कुल। छाती में दर्द हो, हाथ में जा रहा है, जबड़े में जा रहा है या गर्दन में जा रहा है उसका दर्द, पसीना आता हो, घबराहट महसूस करता हो, सांस लेने में तकलीफ होती हो उसको, ये सब हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। कभी-कभी तो सर जैसे कि आपके सीने में जलन या दर्द हुआ, तो उसे कहते हैं गैस का दर्द है और लोग उसी को मान लेते हैं कि कहीं प्रॉब्लम अटैक हार्ट से रिलेटेड तो नहीं है। देखिए, यही लोगों की गलत धारणा है जिसमें काफ़ी लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अगर छाती में किसी भी तरह का भारीपन महसूस होता है या किसी भी तरह की अनईजीनेस फील होती है, तो सोचना है कि वो दर्द हार्ट का भी हो सकता है, वो मांसपेशी का दर्द हो सकता है, हड्डी का हो सकता है और एसिडिटी का हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में मोस्ट ऑफ द लोग ये मान के चलते हैं कि ये एसिडिटी का दर्द है। शुरू के 3 दिन 4 दिन आसपास के केमिस्ट वालों से या खुद ही अपनी मेडिसिन एसिडिटी खाते रहते हैं। अगर वो हार्ट का दर्द हुआ तो वो एक कीमती समय निकाल देते हैं और अपनी जान। तो ऐसे में करें क्या सर? ऐसे में अगर लगता है कि छाती में किसी भी टाइप की अनईजीनेस है, 1 दिन का इंतज़ार करें या सीधे डॉक्टर के पास जाएँ? देखिए हार्ट का दर्द ऐसा होता है कि जिसमें आप 1 घंटे का भी इंतजार नहीं कर सकते हैं। अगर दर्द मैंने बताया ना कि अगर दर्द छाती में हो रहा है या हाथ में जा रहा है या उसके साथ-साथ पसीना भी आ रहा है, घबराहट हो रही है या उस मरीज को पहले से डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उसको तत्काल अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए। सर जो हाई ब्लड प्रेशर हो गया आपका, डायबिटीज़ हो गई आपकी और तो इसका हार्ट से क्या रिलेशन है और इस बीमारी से क्या रिलेशन है उसका? ठीक है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है या जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, उन लोगों में देखा गया है कि जो हार्ट की जो खून की नसें होती हैं, उनमें ब्लॉकेज होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हो गया या बीपी है या डायबिटीज़ है, वो खून की नसों को, नलिका को डैमेज कर दी है और उनको कंस्ट्रिक्ट कर देती है, मतलब कि साइज़ छोटा कर देती है उनका, और जिसके कारण हार्ट को खून नहीं मिलता और वही एक हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो मोटापा सर इसमें कितना रोल अदा करता है हार्ट अटैक में सर? देखिए, मोटापा भी एक रिस्क फैक्टर में आता है जो हार्ट की बीमारी के लिए। क्योंकि मोटापा से एक तो जो लाइफ स्टाइल होती है बहुत चेंज हो जाती है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो जाती है, वो ना चलता है, ना भागता है, ना दौड़ता है। मोटापा से कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बहुत बढ़ जाता है और उसी के कारण से ये सब हार्ट की बीमारियां जन्म लेती हैं। कोलेस्ट्रॉल की बात करें और हार्ट अटैक की बात करें, इन दोनों बीमारियों के बीच में संबंध क्या है सर? बिल्कुल, ये देखा गया है कि जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है या पारिवारिक कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी लोगों में बढ़ा हुआ आता है, तो उसमें देखा गया है कि 20 से 30% चांसेस उनके हार्ट अटैक के या नस के बंद होने के ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल होता है। अच्छा सर, एक धारणा है लोगों में कि जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ठीक है? तो कहते हैं कि मछली के तेल का कैप्सूल आता है। हुँ। तो क्या वो ठीक है या ऐसे ही लोग कह देते हैं उसका यूज़ नहीं, कर? उसके पीछे साइंस है
मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो एक अच्छे फैटी एसिड में गिना जाता है। इससे ट्राइग्लिसराइड एक लेवल होता है कोलेस्ट्रॉल के अंदर, उसका लेवल कम होता है और डेफिनेटली ये थोड़ा फ़ायदा करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और हार्ट की बीमारी को कम करने में। तो इसके लिए सर सबसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन या सबसे अच्छा इलाज क्या है? क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है और उसमें कहीं न कहीं खान-पान भी ज़िम्मेदार है। बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल अगर जिन लोगों का बढ़ा हुआ आता है, तो सबसे पहले हम डाइट और एक्सरसाइज़ पेशेंट को एडवाइस करते हैं। डाइट में कहा जाता है कि कम से कम फैट वाली, कम से कम मिर्च मसाला चिकनाई वाली अपना खान-पान करें। दूसरा, एक प्रॉपर एक्सरसाइज़ करें, वर्कआउट करें, पसीना बहाएँ और पूरे 24 घंटे में एटलीस्ट 30 मिनट अपने शरीर को दें। अगर इसके बावजूद भी अगर कंट्रोल नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल, तब हम चिकनाई कम करने की जो दवाइयाँ चलती हैं वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने भी शायद जो वीडियो वायरल हुए देखे होंगे कि कोई डांस कर रहा है, स्टेज पे डांस करते-करते चक्कर आया और गिर के डेथ हो गई। कोई सो रहा है तो उसकी डेथ हो गई। कल मैं खबर पढ़ रहा था कासगंज में वो बेंच पे बैठा हुआ था रेलवे स्टेशन पे और बैठे-बैठे उसकी डेथ हो गई। ये क्या है? तो इसको साइलेंट किलर बोला जाता है, साइलेंट अटैक जिसकी बात हम बोलते हैं। वो ऐसे कैसे आ रहा है? देखिए, काफ़ी लोग इस चीज़ को हार्ट अटैक बोल रहे हैं, लेकिन हार्ट अटैक ऐसा नहीं होता कि एकदम साइलेंट होगा कि एकदम आदमी डांस कर रहा है और बैठा-बैठा ही कोलैप्स हो जा रहा है। अगर कोई भी हार्ट अटैक होगा तो पहले उसको कुछ ना कुछ सिम्पटम्स होंगे। सिम्पटम्स का मतलब है कि पहले से जैसे वो चलता होगा तो उसके छाती में दर्द होता होगा, जिसको वो इग्नोर कर देता वो होगा। नज़रअंदाज उसने किया। नज़रअंदाज कहते हैं जिसको ना। हुँ, और जिसको ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज़ पहले से हो, वो ना तो मेडिसिन ले रहा हो, अगर मेडिसिन ले भी रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहा होगा, नहीं, या अपने डॉक्टर को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो इग्नोर करता है, और जो एक्सेसिव एक्सरसाइज़ कर रहा है या डांस कर रहा है या जिस पे हार्ट पे लोड आ रहा है, तो उसका हार्ट वो झेल नहीं पाता और अचानक वो हार्ट अटैक का रूप ले लेता है। हुँ, और अचानक कभी-कभी ये भी देखा गया है कि हार्ट अटैक होता है तो आदमी छाती पे हाथ रखेगा, थोड़ा समय मिलेगा, 10 मिनट मिलेंगे, 15 मिनट मिलेंगे, लेकिन अचानक जो कोलैप्स हो रहे हैं लोग, तो एक बीमारी होती है एरिथमिया, मतलब हार्ट बीट का अनकंट्रोल हो जाना। एरिथमिया बोलते हैं उसको हार्ट का, हुँ। जिसमें अचानक की खून की सप्लाई जो होती है ब्रेन को बंद हो जाती है और एकदम वो कोलैप्स हो जाता है, मतलब कि बेहोशी में चला जाता है और एकदम पेशेंट विदिन अ मिनट्स के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। हुँ। इसमें इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाए तो उसको बोलते हैं वीटी, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, या वीएफ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, हुँ, जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी होती है और आम धारणा में इसी को हुँ। बोल दिया जाता है कि ये हार्ट अटैक है। अच्छा, आपने भी कहा कि कुछ मिनट तो मिलते ही हैं उसे कि अपना कुछ कर सके इंतज़ाम। लेकिन क्या हमें कुछ मेडिसिन्स ऐसे अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए? क्यों आज के दौर में हम देख रहे हैं कि ये हार्ट अटैक के पेशेंट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कभी भी किसी को भी हो जा रहा है। तो कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो अपने पास हमेशा रखना चाहिए, ऐसा कुछ है? ठीक है, ऐसे तो एक तरह से पैनिक हो जाएँगे कि किसी को भी अगर चेस्ट में दर्द हुआ, मान लीजिए कि वो हार्ट का पेन नहीं हुआ, अब वो मेडिसिन खा लेगा, हो सकता है कि वो मेडिसिन उसको नुकसान कर जाए। हुँ, तो जो मरीज़ जिनको हार्ट अटैक का खतरा है, जैसे जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनके परिवार में हार्ट अटैक का हिस्ट्री चलती हुई आ रही है कि दादाजी को भी था, हुँ, फादर को भी था, हुँ, हुँ, या जिनको थायराइड की बीमारी है, या जो मोटापा जिनको ज़्यादा है, या जिनको हार्ट अटैक पहले से आ चुका हो, जिनको पता हो कि मेरे स्टेंट डला हुआ है या मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, उन लोगों को हम सलाह देते हैं कि हर समय अपनी पॉकेट के अंदर एक गोली रखिए, सॉर्बिट्रेट नाम की होती है, कि अचानक कभी भी ये दर्द हो तो आप ले सकते हैं। लेकिन एक आम जनता जिसको ये कभी परेशानी हुई नहीं है, उसकी सलाह हमारी ये रहती है, अगर कोई भी सिम्पटम्स आते हैं, कोई भी तकलीफ होती है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत मिलिए, इसको इग्नोर ना करिए और वो जो मेडिसिन या जो भी टेस्ट प्रिस्क्राइब करें, उसको फ़ॉलो करिए। हुँ। इसलिए कहा जाता है कि भई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवा ना लें। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे गलतफ़हमी में या अनजाने में कुछ दवाई ऐसी खा लेते हैं जो आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा कर जाते हैं। सर, पेसमेकर और डिफ़िब्रिलेटर में क्या अंतर है? देखिए, पेसमेकर होता है कि उन लोगों में लगाया जाता है कि जिनकी हार्ट की बीट बहुत कम हो जाती है। हुँ, हार्ट बीट कम हो जाने के कारण एकदम ब्रेन को पूरी तरह से ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती और हुँ, उसको चक्कर आने लग जाते हैं। कुछ बीमारियाँ हैं जैसे हार्ट ब्लॉक बोलते हैं, उसमें हुँ, पेसमेकर काम करता है जो हार्ट बीट को वापस ला देता है। हुँ।
डिफिब्रिलेटर यूज़ किया जाता है उन बीमारियों में कि जिनके हार्ट बहुत कमज़ोर हैं और जिनकी हार्ट बीट अनकंट्रोल हो जाए अचानक ही 130 या 140 हो जाए, जिसको वीटी वीएफ बोलते हैं, अचानक वो हो जाए, उसमें डिफिब्रिलेटर काम आता है। और डिफिब्रिलेटर एक तरह से रामबाण का काम करता है क्या कि आखिरी आखिरी स्टेप वही होता है क्या सर? देखिए, अगर किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हार्ट की होती है, तो डिफिब्रिलेटर एक मशीन होती है जो हर जगह अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ अस्पतालों में ही अवेलेबल होती है। अच्छा। ठीक है, तो अगर किसी को चाहे रोड पर है, चाहे वो मार्केट में है, किसी भी तरह से किसी को बेहोशी होती है और आपको लग रहा है कि उसकी पल्स नहीं आ रही है और हार्ट बीट नहीं चल रही है, सांस नहीं ले रहा है, तुरंत सीपीआर करना चाहिए जब तक कि वो अस्पताल ना पहुंच जाए। तो सीपीआर सर कारगर होता है सर? बिल्कुल, सीपीआर का मतलब ये होता है कि अगर हार्ट काम करना बंद कर दिया आपका और आपको लग रहा है कि उस मरीज की पल्स नहीं आ रही है, और वो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी मतलब कि हम आए जैसे 10 लोग बैठे हैं, उसी में किसी को भी अचानक बेहोशी हो सकती है, हार्ट अटैक आया और बेहोश हो गया, उसकी पता चला कि बीपी नहीं आ रहा उसका, उसकी पल्स नहीं आ रही, जब तक आप उसे अस्पताल लेके पहुंचेंगे तब तक उसका ब्रेन डैमेज हो चुका होगा, क्योंकि ब्रेन को अगर 2 मिनट भी सप्लाई नहीं मिली खून की तो ब्रेन डेड हो जाता है। और वहां जाके मान लीजिए कि डॉक्टरों ने सीपीआर किया या हार्ट वापस भी आ गया तो ब्रेन तो डेड हो चुका, तो उसके सर्वाइव होने का कोई फायदा ही नहीं होता है। इसलिए बोला जाता है कि आप चाहे अस्पताल में बैठे हों, चाहे अपने ऑफिस में बैठे हों, चाहे अपने घर में बैठे हों, हर किसी को सीपीआर आना चाहिए। सीपीआर जिसमें छाती पर दबाव डालते हैं तो हार्ट दबता है। वो कौन सी जगह होती है जहाँ दबाव डाला जाता वो है? छाती का बीच का एक हिस्सा होता है, दौरा पंजे को रख के दबाव दिया जाता है, तो हार्ट दबता है, तो ब्रेन की सर्कुलेशन मिलता रहता है जब तक ये अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। तो सीपीआर बहुत इफेक्टिव है, काफ़ी लोगों की जान सीपीआर के माध्यम से बचती भी है। अच्छा सर, जो पैक्ड फूड्स हम लोग ले रहे हैं या फास्ट फूड ले रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, वो हमारे हार्ट को कितना नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, जितने भी पैकेट्स वाले या फास्ट फूड है, उसमें होता क्या है सर उसके अंदर जो सबसे? देखिए इन सब फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और काफ़ी महीनों पहले की पैकिंग होती है, और आपने देखा होगा कि वो खराब ही नहीं होते हैं क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं। दूसरा, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और जो फैट या जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो सैचुरेटेड होता है जो हार्ट को नुकसान देता है। तो नमक की मात्रा ज़्यादा होना और फैट की मात्रा ज़्यादा होना और प्रिजर्वेटिव, ये तीनों ही चीज़ें हार्ट के लिए नुकसानदायक है। जो हार्ट बीट है अपनी, वो आदर्श उसकी रेट क्या है सर? कितना होना चाहिए एचआर उसका? हार्ट बीट जो होती है नॉर्मली देखा गया 60 से 100 के बीच में होनी चाहिए 1 मिनट के अंदर। अगर 60 से 100 है तो हार्ट बीट आपकी ठीक है। ठीक है, और इससे ज़्यादा है तो? अगर इससे ज़्यादा है तो उसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, मतलब कि उसके बढ़ने का कारण पता करना पड़ेगा कि क्या ऐसा हो रहा है कि किसी की हार्ट बीट मान लीजिए 110 है, 120 है, उसको हम नॉर्मल नहीं कह सकते। अब 110 या 120 है तो कई कारण हो सकते हैं कि हार्ट बीट बढ़ने के उसके। सर कभी-कभी देखा है कि हाथ अगर लगाते हैं तो बड़ी स्पीड से वो इस तरह से पंपिंग करता है। वो क्या है सर? मतलब वो किस उसे कैटेगरी में रखेंगे आप? देखिए, नॉर्मली अगर हम हाथ लगाते हैं या स्टेथोस्कोप से सुनने की कोशिश करेंगे तो नॉर्मल हार्ट बीट है जो सुनाई देगी, लेकिन किसी-किसी की हार्ट बीट कहते हैं कि बगल वाले को भी सुनाई दे रही है और हाथ लगाया है तो हाथ भी अप्स एंड डाउन हो रहा है, तो उसको पाल्पिटेशन बोलते हैं। पाल्पिटेशन मतलब कि हार्ट बीट का तेज हो जाना, और वो किसी भी कारण से हो सकती है। पाल्पिटेशन है क्या सर? पाल्पिटेशन और कितना खतरनाक है सर ये? आम भाषा में इसको बोले कि मरीज आता कहता है मुझे घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है कभी-कभी, इसी को हम पाल्पिटेशन बोलते हैं, जिसमें दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वही है कि दिल की धड़कन बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें एंजाइटी, तनाव, स्ट्रेस ले लिया उसने एकदम, दिल, आपने देखा होगा कि किसी की भी बात सुन ली उसने, अनहोनी सुन ली, तो एकदम घबराहट होने लग जाती है, हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि किसी की भी बात को सुन के, अनहोनी के सुन के, या कोई भी स्ट्रेस लेके हार्ट बीट का बढ़ जाना, इसी को पाल्पिटेशन बोलते हैं। जैसे आपने कहा कि पाल्पिटेशन में होता क्या है कि जैसे एक साथ कोई खबर सुनी या कोई न्यूज़ सुना तो वो घबराने लगा। उसको हम पर कूल कूल डाउन कैसे करें कि उसका असर दिल पे ना पड़े? उसको क्या उपाय है तो उसके लिए? देखिए, पाल्पिटेशन अगर जो नॉर्मल है, जैसे किसी की बात सुन ली, वो एक नेचुरल फिनोमेना है, बॉडी की एक फिजियोलॉजी है कि हार्ट बीट को बढ़ाता है वो। उसमें तो
जो बंदे को टेंशन हो रही है या किसी भी टाइप का स्ट्रेस है, उसको बिल्कुल शांत करना है, समझाना है। उसके बावजूद भी अगर उसकी हार्ट बीट हर समय बढ़ी हुई रहती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। कहीं उसका कारण हार्ट की कोई बीमारी तो नहीं है कि जो अभी तक पहचान में नहीं आई है। एक सवाल सर कोरोना से रिलेटेड है मेरा, कि जब कोरोना था तब उसके बाद वैक्सीन लिया लोगों ने, और वैक्सीन का असर मुझे लगता है कुछ लोगों ने कहा, जैसे हमने खबरें भी देखी थी, कि वैक्सीन जो वैक्सीनेटेड पर्सन था उसे अटैक आया। तो क्या ऐसे केसेस आपके सामने आए, या कुछ केस स्टडी ऐसे देखिए, तो बताए जाए? ऐसे केसेस ये देखा गया कि कोरोना काल के बाद जो क्लॉटिंग है ब्लड वेसल्स में, जो खून की नलियों में क्लॉटिंग है, चाहे वो पैर की नसें हैं, चाहे वो हार्ट की हैं, चाहे ब्रेन की है, केसेस ज़्यादा देखने को मिले हैं। लेकिन अभी तक कोई बड़ी स्टडी ऐसी नहीं हुई है कि जो ये बताती है कि इस बीमारी में कोरोना या वैक्सीन से कोई संबंध है। तो लोगों ने सर कई अखबारों में भी आया, न्यूज़ में भी आया, तो ये फेक कह सकते हैं इसको, या कुछ कुछ परसेंटेज था ऐसा? देखिए, जो भी हम बात कर सकते हैं सिर्फ साइंटिफिक रीजन को लेके बात कर सकते हैं, स्टडी पे बात कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेड स्टडी नहीं है कि जो बताती है कि कोरोना वैक्सीन का इन बीमारियों से संबंध है या कोरोना वैक्सीन के बाद ये सब बीमारियां बढ़ी है। लेकिन प्रैक्टिकली जो देखे गए कोरोना काल के बाद इस बीमारी के हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं। हार्ट अटैक आने के सर सबसे 5 मेजर जो रीज़न है वो सर क्या है? देखिए, सिंपल हम बोलते हैं कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि जो हार्ट अटैक जिन मरीजों को ज़्यादा हो सकता है। जिनको ब्लड प्रेशर हो, जिनको डायबिटीज़ हो, जिनके परिवार में हार्ट की बीमारी हो कि परिवार में चलता हुआ आ रहा है, जिनको थायराइड हो, और जो तनाव ज़्यादा लेते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो स्मोकिंग करते हैं। ओह! स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट की बीमारी के लिए। शराब? लिकर भी रिस्क फैक्टर में नहीं आता है। अगर एक लिमिट में लेते हैं तो कोई हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन कितना लिमिट सर, उसकी लिमिट थोड़ा बताएं। एक मेरी सलाह तो यही है कि ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, लिवर के लिए भी अच्छा है और हार्ट के लिए भी अच्छा है। एक देख रहा था वीडियो, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कितना ले सकते हैं, वो कितनी मात्रा होनी चाहिए। मैंने बताया ना कि ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे सर मैं डायबिटिक हूँ, ठीक है, तो मुझे कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए जिससे मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक बना रहे? देखिए, अब अगर मैं डायबिटिक हूँ, डायबिटिक है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए डायबिटीज है तो सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट कंट्रोल करके चलना है। डाइट में कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं खानी है कि जो शुगर का लेवल आपका बढ़ा दे। जैसे राइस हो गया, है ना, गेहूं का आटा हो गया, मीठी चीज़ें, मीठी चाय, कॉफ़ी, ये सब बिल्कुल बंद कर देना है आपको। दूसरा, शुगर कंट्रोल करने के लिए आपको एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ वर्कआउट करना है। एटलीस्ट अपने शरीर को 30 मिनट दीजिए पूरे 24 घंटे में। वर्कआउट करिए। वर्कआउट का मतलब है कि कार्डियो एक्सरसाइज करिए, ट्रेडमिल करिए, वॉक करिए, जॉगिंग करिए, कुछ भी करिए, 30 मिनट शरीर को दीजिए। तीसरा, दवाई खाते हैं तो दवा खाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं दवा खा रहा हूँ तो मेरी शुगर कंट्रोल रहेगी। काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं, और जब देखा गया है कि जब उनको हार्ट अटैक आता है तो जब हम शुगर का लेवल चेक करते हैं तो देखते हैं कि किसी का 300 भाग रहा है, किसी का 350 भाग रहा है। कहते हैं कि आप शुगर की दवा नहीं खाते थे, तो बोलते हैं नहीं हम तो सर दवा खा रहे थे सर। तो दवा खाने का मतलब ये नहीं है कि वो सब चीज़ें कंट्रोल में हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अपने डॉक्टर से समय समय पर मिलते रहिए। सर कौन से लक्षण हैं जो आप मरीज की हालत को जो बिगड़ जाते हैं, सॉरी, जो जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है और उसको अचानक अटैक आया, तो उसके पहले सिम्टम्स क्या होते हैं कि ये मेजर कंडीशन में चला जाएगा सर जी? देखिए, कोई भी अगर हार्ट अटैक आता है तो चेस्ट में पेन होगा, घबराहट होगी, पसीना आएगा। कुछ लोग होते हैं कि जो समय निकाल देते हैं, जैसे बताया ना कि एसिडिटी दवा खा रहे हैं या पेन किलर खा रहे हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो हार्ट और कमज़ोर होता जाता है। कमज़ोर होते होते फिर उनकी सांस फूलने लग जाती है, और सांस फूलने के साथ साथ पैरों में सूजन आना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक का इलाज अगर सही समय पे आप करेंगे तो आपका हार्ट फेलियर में नहीं जाएगा। लेकिन हार्ट अटैक का इलाज अगर आपने सही समय पे नहीं किया तो वो हार्ट फेलियर कंडीशन में चले जाता है, जो बहुत ही सिक कंडीशन होती है। सर आजकल सुनने में देखने में भी आ रहा है कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो ये किन कंडीशंस में होता है? तो ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांट उन कंडीशन में होता है कि जिसमें मरीज का हार्ट फेलियर हो, जिसका हार्ट का फंक्शन बहुत कम हो चुका हो,
और दवाई देने के बावजूद भी वो सिम्टोमेटिक हो, मतलब कि दवाई देने के बावजूद भी वो उसकी सांस फूल रही है और उसकी एज 60-65 साल से कम की हो, तो उन कंडीशंस में उसको हार्ट ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है, जो एक लंबी प्रक्रिया है लेकिन हो जाने के बाद काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। लेकिन कितना महंगा है सर ये? हार्ट ट्रांसप्लांट में देखिए जो हार्ट दिया जाता है वो ये किडनी ट्रांसप्लांट की तरह से नहीं है कि एक इंसान के शरीर में 2 किडनी होती हैं, तो परिवार के किसी सदस्य ने भी एक किडनी दे दी तो देने वाला भी ठीक है और लेने वाला भी ठीक है, लेकिन हार्ट तो शरीर में सिर्फ एक ही है। तो ये हार्ट जो होता है वो दिया जाता है जिनको ब्रेन डेड जिनका हो चुका होता है, जैसे कोई मरीज है किसी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, उसका सब ऑर्गन सही चल रहे हैं लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि ये तो ब्रेन डेड है, कोई फायदा नहीं है, तो उसकी फैमिली से कंसेंट ली जाती है कि क्या आप अपने बाकी के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लिवर है चाहे वो हार्ट है, डोनेट करना चाहेंगे। तो वो परमिशन जब मिल जाती है तो फिर पूरी प्रक्रिया चलती है कि जिसको जो रेसिपिएंट है, जिसको तकलीफ हो रही है, उनको कॉल किया जाता है कि आप आ जाइए, आपका हार्ट मैच कर रहा है इनसे, तब वो प्रक्रिया पूरी चलती है और उसके माध्यम से हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। ये काफी कॉस्टली हो जाता है ना सर ये भी? कॉस्टली इतना नहीं है, जान से ज्यादा कॉस्टली नहीं है। अरे गरीब से तो बाहर सर, गरीब की पॉकेट से तो बाहर है। ऐसा नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल हैं जैसे दिल्ली के बड़े बड़े एम्स हॉस्पिटल हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे ट्रांसप्लांट, आरएमएल हॉस्पिटल है, वहाँ सरकारी अस्पताल में भी बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है। अभी एक सवाल था सर कि बाईपास सर्जरी और स्टंट दोनों में क्या अंतर है और किस स्टेज पे दोनों चीजें की जाती हैं? हाँ, बहुत सही सवाल पूछा है। क्या होता है कि किसी को भी हार्ट अटैक आया है तो उसको ईसीजी कर दिया जाता है, इको कर दिया जाता है उसकी, और फिर इसको सलाह दी जाती है एंजियोग्राफी कि उससे पता चलता है कि ब्लॉकेज कितनी नसों में है और आगे हमें करना क्या है। एंजियोग्राफी हो जाने के बाद अक्सर मरीज ये देखे जाते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसमें स्टेंट डलवाना चाहिए या बाईपास करना चाहिए। तो उसमें ये देखा जाता है कि अगर हार्ट की 3 मेन नस होती हैं, अगर तीनों नसों में ब्लॉकेज है या मेन नस में ब्लॉकेज है, जो हार्ट का मेन इंजन होता है जिसको लेफ्ट मेन आर्टरी बोलते हैं, या मरीज डायबिटिक है, ये ब्लॉकेज एक ऐसी जगह पर है कि जहां पर स्टेंट डालने पर मरीज को नुकसान हो सकता है या आने वाले समय में वो बंद हो सकता है, उसमें हम बाईपास सर्जरी की सलाह देते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे ही बाईपास सर्जरी के लिए बोला जाता है तो मरीज को ये समझा दिया जाता है कि तुम्हारी पूरी छाती कटेगी और ये बता दिया जाता है कि अभी आप स्टेंट डलवा लीजिए, बाद में तो बाईपास करा सकते हैं। तो मेरी सलाह उन मरीजों उन रिश्तेदारों को ये है कि जब भी इस टाइप की ब्लॉकेज निकले, तीनों नसों में हो, मेन आर्टरी में हो, या आपके उस समय जिन्होंने एंजियोग्राफी करी आपको सलाह दे रहे हैं कि आप बाईपास भी सोच सकते हैं, ऑप्शन है, तो अपने कार्डियोथोरेसिक वस्कुलर सर्जन से जरूर मिलिए, सीटीवे सर्जन जो बाईपास करते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि बाईपास सर्जरी के बाद जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, शॉर्ट टर्म का नुकसान ना देखें, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। लेकिन लोग मरीजों को समझाएंगे कैसे, क्योंकि उनके सलाहकार तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो मिसकम्युनिकेट कर देते हैं उनको। बिल्कुल, और ऐसा हो जाने के बाद देखा गया है कि जैसे सिंपल भाषा में मैं समझाऊं, गाड़ी का टायर है, अगर उसमें पंचर हो गया तो पंचर लगवाइए, अगर गाड़ी का टायर पूरा फट गया है तो बदलवाइए। लेकिन लोगों को सलाह क्या दी जाती है, गाड़ी का टायर फट गया कि मैं 4-5 पंचर लगा देता हूँ, ठीक है चल जाएगा, लेकिन उस गाड़ी को चलाने वाले को नुकसान है, टायर फटेगा, जान जाएगी उसकी। तो स्टंट पंचर है, हाँ, और बाईपास पूरा टायर है, पूरा चेंज करके। तो इसलिए दोनों की सलाह से जो एंजियोग्राफी कर रहे हैं आपके जो बीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं और सीटी बेस सर्जन, दोनों की सलाह से ही फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आजकल बड़ी मार्केट में भी है और यूट्यूब या वीडियो वायरल होते हैं कि राम किट एक मेडिसिन की किट है, हार्ट पेशेंट को अपने पास रखना चाहिए, 2-3 चीज़ें उसके अंदर, और कहते हैं कि ये रखेंगे तो शायद आप अगर कोई इमरजेंसी होती तो उसे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किट के बारे में इतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि 2-3 मेडिसिन है उसमें, तो ज़रूर उसमें खून पतला करने वाली मेडिसिन होंगी। और मेरी मानना ये है कि अगर किसी को भी हार्ट अटैक नहीं आए और मान लीजिए कि उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या उसको बीपी हाई है और उसने खून पतला करने वाली जो किट है वो खा ली, तो खून पतला होने के कारण, उसको खून पतले के कारण जो नुकसान हो सकता है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता।
इसलिए कोई भी मेडिसिन खाएं डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं खानी है, चाहे मार्केट में कोई सी भी क्यों ना आ जाए। और आजकल तो ओवर द काउंटर भी आपको हार्ट की दवाइयाँ मिल जाती हैं, जैसे मेडिकल स्टोर पे जाइए, कहिए साहब दर्द हो रहा है, दे देगा 2 मिनट में। वो कितनी खतरनाक है। देखिए वही मैंने बताया कि कम ज्ञान इंसान की जान ले सकता है। तो इसलिए प्रॉपर अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लेके ही कोई भी दवा लें। ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे जो बहुत शॉर्ट में होंगे, है ना सर? ठीक है। तो एक तो मेरा पहला सवाल ये है कि सर क्या आपकी उम्र से पहले आपका दिल बूढ़ा हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा सर। तो लोगों को बीमारी अटैक तो पड़ ही रहा है ना सर? आजकल छोटे बच्चों को भी अटैक आ रहा है। देखिए छोटे बच्चों को अटैक नहीं है, वो छोटे बच्चों का की बीमारी कुछ अलग होती है, जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, जो जिनको कंजीनेटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। वो बीमारियां अलग हैं जिसमें बच्चा नीला पड़ जाता है ना, कंजीनेटल हार्ट डिजीज बोलते हैं उनको। तो सुबह देखा गया ज़्यादातर जो अटैक आता है सुबह ही क्यों आता है? ऐसी लोगों की धारणा है, लेकिन अटैक ये देखा गया है कि एक्टिविटी जब ज़्यादा करते हैं उस समय अटैक ज़्यादा देखा गया है। हुँ। अच्छा सर, गुस्सा आपके दिल के लिए कितना खतरनाक है? बिल्कुल, गुस्सा आना या स्ट्रेस होना ये एक हार्ट अटैक का एक रिस्क फैक्टर है जिससे बचना चाहिए। क्या सर बिना सिम्पटम्स के या बिना लक्षण के भी अटैक कभी आ सकता है? पता ही ना चले और वो अटैक आ गया, वो मर गया? बिल्कुल, जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं उनमें कभी-कभी दर्द महसूस नहीं होता, जिसको साइलेंट अटैक बोलते हैं, जो बिना दर्द के भी अटैक आ जाता है और लोगों सर को पता नहीं चलता। आप मुझे डरा रहे हैं। नहीं सर, सही बात है, ये ऐसा होता है। अब मैं मोटा हूँ या पतला हूँ, ये धारणा होती है कि पतले वाले को अटैक नहीं आता, मोटे वाले को ज़्यादा आता है। तो इसमें इसे कैसे आप डिफाइन करेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना और एक्टिविटी बहुत कम होना, जो एक हार्ट की बीमारी के लिए रिस्क फैक्टर है। डाइटिंग कितना फ़ायदेमंद है सर हमारी बॉडी के लिए या खतरनाक है हार्ट के लिए? डाइटिंग ऑब्वियसली नुकसानदायक तो नहीं है, क्योंकि डाइटिंग का मतलब होता है कि फैट वाला भोजन कम से कम करना है, नमक वाला भोजन कम से कम करना है और एक संतुलित आहार खाना है, तो वो फ़ायदे में नहीं रहेगा। सर क्या हाई बीपी वालों को ही अटैक आ सकता है या किसी को भी? ये हाई बीपी वालों को भी अटैक आ सकता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर होने से जो खून की हार्ट की जो नसें होती हैं, वो डैमेज होती हैं और उनके ब्लॉकेज होने की संभावना बढ़ जाती है। हर रोज़ पनीर खाना या मक्खन खाना वो दिल के लिए कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदायक? नहीं, मक्खन खाना नुकसानदायक है, क्योंकि वो पूरा फैट है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाएगा, जो हार्ट की बीमारी को जन्म देगा। वो और पनीर से? पनीर प्रोटीन युक्त होता है, पनीर आप खा सकते हैं, वो हार्ट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। क्या हर रोज़ एक्सरसाइज़ करना सेफ़ है या नहीं? एक्सरसाइज़ एक लिमिट तक करना सेफ़ है, एक हुँ। लिमिट से ऊपर करना वो भी नुकसानदायक हो सकती है। सर क्या तला आपका दिल तोड़ सकता है? बिल्कुल, तनाव जान भी ले सकता है। कैसे? तनाव के कारण ही हार्ट कुछ बॉडी के हार्मोन्स होते हैं जो निकलते हैं, जो हार्ट को नुकसान पहुँचाते हैं और लंबे समय तक तनाव हार्ट की बीमारी को जन्म दे सकता है। क्या ज़्यादा मेडिसिन लेने से दिल कमज़ोर हो रहा है सर? जितनी जो भी मेडिसिन आप लें एक लिमिट अमाउंट में और डॉक्टर की सलाह से लें, तो कोई नुकसान नहीं है। ओवर द काउंटर मेडिसिन, केमिस्ट वालों से मेडिसिन लेना, वो नुकसानदायक हो सकता है। सर अटैक सबसे ज़्यादा किस एज में आ रहा है? बच्चे, बुज़ुर्ग या मिडिल? देखिए, अटैक जो शुरुआत में पहले आते थे, वो बुजुर्ग एक एज होती है, जैसे 50 से ऊपर की एज में आते थे। लेकिन अब अक्सर देखा गया है कि लोगों की लाइफ़स्टाइल चेंज हुई है, लोग तनाव बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, यंग जनरेशन के लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तो अब यंग लोगों में भी हार्ट अटैक देखने को काफ़ी हद तक मिलता है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे शुगर। तो मैं बात कर रहा था कि लोग दिल की बात तो करते हैं लेकिन अपने दिल की नहीं सुनते हैं, जबकि दिल सबसे ज़रूरी है आपका। और मैं कहता हूँ कि सही टाइम पे अपने दिल की अगर आवाज़ को सुन लेंगे तो आप सही रहेंगे और आपका दिल सही रहेगा। और जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं कहूँगा कि ये जो नॉलेज की चीज़ें हैं, जो स्वास्थ्य की चीज़ें हैं, अच्छी लगे तो अपने साथी या किसी और को शेयर करें ताकि ये चीज़ें लोगों तक फैले और लोग अवेयर हों। और खुदा ना करे या भगवान ना करे किसी की डेथ अटैक से हो। जैसे ही किसी को ये लक्षण समझ में आए, वो पहले ही
अपने आप को डॉक्टर को दिखाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ या नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।